Today's class is about pressy writing और उसमें हमने कोई 5-6 चीज़ों पे बात करनी है। पहली चीज़ जो है वो है कि प्रेसी का अगर पैराग्राफ बहुत मुश्किल आ गया है तो तब क्या करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एग्जामिनर लैंग्वेज वाइज पैराग्राफ बहुत ज़्यादा मुश्किल दे देता है। उस सूरत में आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप एक पैराग्राफ को समझने के लिए 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। 3 रीडिंग्स आर मैक्सिमम फॉर अ पैराग्राफ। इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते। तो मैक्सिमम 3 रीडिंग्स फॉर अ पैराग्राफ, इससे ज्यादा नहीं। स्टेप्स क्या हैं? पहली रीडिंग का पर्पस है कि जस्ट आपका जो फियर है पैराग्राफ का वो खत्म हो जाए। आप पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक सिंपली एक रीडिंग देंगे विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, एंड दिस इज समथिंग साइकोलॉजिकल। कि आप एक पैरा पढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी फर्स्ट रीडिंग में। सेकेंड रीडिंग में फिर आप आइडियाज पॉइंट आउट करते हैं। प्रेसी हमेशा पहली 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइंस को छोटा करके लिखने का नाम नहीं है। प्रेसी इज ऑल अबाउट राइटिंग आइडियाज। जो एक पैराग्राफ का जिस्ट है, जो एक पैराग्राफ में कह लें कि मेन मैसेज है उसका। एक पैराग्राफ है बर्टन रसल का, एक पैराग्राफ है कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, उसकी बुक उसमें से आ गया है। और वो बता रहा है कि लोग खुश क्यों नहीं होते और खुश रहने के तरीके क्या हैं। तो अब जितना मर्जी लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, उसमें असल जो करने की बातें हैं, आइडियाज यही हैं। काजेज ऑफ हैप्पीनेस, काजेज ऑफ अनहैप्पीनेस एंड हाउ टू बी हैप्पी। आइडियाज का मतलब ये है कि जो जो मेन बातें हुई हैं वो निकाल के आपने प्रेसी में लिख देनी है। तो सेकंड रीडिंग में यू वुड बेसिकली पॉइंट आउट आइडियाज ऑफ दैट पैराग्राफ। आप चेक करते हैं कि यहाँ इस वर्ड से लेके पहली लाइन के एंड तक, या दूसरी लाइन के एंड तक, या तीसरी लाइन के एंड तक एक आइडिया डिस्कस है। आप बाकायदा नंबरिंग करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक आइडिया है, फिर यहाँ से सेकंड आइडिया स्टार्ट हो रहा है, और ये मतलब लेट्स से नेक्स्ट 4 और 5 लाइंस तक है। तो आप आइडियाज की नंबरिंग करते हैं सेकंड रीडिंग में। फिर थर्ड रीडिंग का मकसद ये होता है कि वो तमाम वोकैब के वर्ड्स जिनकी आपको समझ नहीं आ रही, आप मतलब अपनी पूरी कोशिश कर लें कि आप थर्ड रीडिंग में सिर्फ उन वर्ड्स पे फोकस करें जिनका आपको समझ नहीं आ रही थी। इन दैट केस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कंटेक्चुअल मीनिंग्स। कि चलो वैसे लफ्ज की समझ नहीं आ रही, लेकिन एक पूरी लाइन पढ़ के कुछ ना कुछ तो अंदाजा हो रहा होगा। जैसे अब एक बंदा किसी बड़ी अजीब चीज के बारे में बात कर रहा है, तो वो बात करते करते कह देता है कि मतलब कायनात में कुछ माफौकुल फितरत राज पाए जाते हैं। आपको समझ नहीं आई, लेकिन आपको आइडिया हो गया कि ये किसी मुश्किल चीज की बात हो रही है। तो कंटेक्चुअल मीनिंग्स फिर आप समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको वोकैब का मतलब समझ नहीं आ रहा। तो ये स्टेप्स हैं। आपने एक रीडिंग देनी है जस्ट उसको मतलब थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बेहतर करने के लिए। ऐसे एक रीडिंग दें, समझ आ रहा है जो ठीक है, जो नहीं समझ आ रहा फिर भी ठीक है। सेकंड रीडिंग में आप आइडियाज देखते हैं, और थर्ड रीडिंग में फिर आप गौर करते हैं चीज़ों पे, वो तमाम चीज़ें जो आपको पहले समझ नहीं आई थी। ये तो पैटर्न है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसकी बेसिकली कोई प्रेपरेशन को बहुत अच्छी नहीं है। अदरवाइज 2 रीडिंग्स आर इनफ। अगर तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी है तो एक रीडिंग में आप उसको पढ़ेंगे, दूसरी रीडिंग में आप आइडियाज भी पॉइंट आउट कर लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी। फिर आप इसका एक रफ ड्राफ्ट बनाएं। प्रेसी क्योंकि एक मेजर क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक रफ ड्राफ्ट उसका बना लेना चाहिए। रफ ड्राफ्ट बनाने का फायदा यही है कि उसमें आप जो भी कांट छांट आप रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, तो आप चेक करते हैं कि मैं 1/3 से कितना हूँ ऊपर, कितना नीचे हूँ, और मैं इसमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अभी भी कट किया जा सकता है, कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो मतलब जो मैंने लिखे हैं जिनको अभी इम्प्रूव किया जा सकता है, जिनमें अभी कोई गैप्स हैं, एग्जामिनर कोई और बात कर रहा है, मतलब जो मैंने लिखा है वो उतना क्लैरिटी से, उतने अच्छे अल्फाज से मेरे अल्फाज पैराग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा होता कब है? जब आप सिंपली 4 4 लाइंस को मुख्तसर करके लिखने की कोशिश करते हैं प्रेसी में, तब ऐसा होता है कि पैराग्राफ आप पढ़ें तो आपको कुछ और फील होता है, और प्रेसी पढ़ें तो लगता है कि मतलब आप शक्ल ही बिगाड़ देते हैं पैराग्राफ की। सिर्फ वो अंग्रेजी होती है, चंद सेंटेंसेस होते हैं, पैराग्राफ का मैसेज होता ही नहीं है। तो आइडियाज को ही जब आप लिखेंगे, जब आपकी लैंग्वेज पे कमांड होगी, तो ये रफ ड्राफ्ट में फिर ये आप सारी चीजें आप चेक कर रहे होते हैं कि कितना अच्छा है, कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या काटा जा सकता है, क्या ऐड किया जा सकता है। उसके बाद फिर आप फाइनल ड्राफ्ट फिर बनाते हैं। हाउ टू हैंडल वोकैब। ये बात तो याद रख लें कि यू आर लकी अगर आपको वोकैब सारी आती है, एंड यू वुड बी वेरी अनलकी अगर आपको वोकैब नहीं आती। क्योंकि अगर वहां पे एक लफ्ज भी पूरे पैराग्राफ में, मैं आपको डरा तो नहीं रहा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि आप खुद आपका कॉन्फिडेंस बहुत शेक हो जाएगा अगर एक लफ्ज भी आपको समझ नहीं आ रहा।
एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा, उसका मतलब यह है कि आप अब पूरा आइडिया समहाउ आप कंफ्यूज जरूर हो गए कि पूरे आइडिया में बात क्या हुई है। तो प्रेसी की बेसिकली जो पेपर भी है, आई ऑलवेज से दिस के पेपर भी वोकैब का पेपर है। पेपर भी हमेशा हमेशा वोकैब का पेपर है। तो प्रेसी में जो वोकैब आती है उसके लिए नाउ इज द टाइम, अभी आप वोकैब पे जितना काम कर सकते हैं करें। उसके लिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता होता हूँ कि आपके दिन का जो पहला टारगेट है वो पेपर भी है। इंग्लिश बी की वोकैब के एट लीस्ट 15 से 20 वर्ड्स जो जीआरई के हैं वो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद आप फिर कोई इडियम्स देख लें, कोई पेयर ऑफ वर्ड्स देख लें। ये कोई 2 घंटे का टाइम आपने पेपर बी के लिए रखना है और ये इससे आपका दिन स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर है करंट अफेयर्स है, जीएस है, कोई इस्लामिक स्टडीज है, या आपके कोई 2 ऑप्शनल्स हैं। ये अगली आपकी प्लानिंग है, लेकिन आपके दिन का आगाज पेपर बी से होना चाहिए और पेपर बी में सबसे पहला टारगेट वोकैब होना चाहिए। अगर इस पैटर्न पे आप वोकैब कर रहे हैं तो तभी 20 मार्क्स की वोकैब भी ठीक होगी और तब जाके आपकी प्रेसी भी ठीक होगी। तो वोकैब का सोल्यूशन अभी हो सकता है, पेपर में बैठ के बेसिकली वोकैब का कोई सोल्यूशन नहीं है। वो फिर ढकोसले मारने वाली बात है, वो फिर मतलब किस्मत आजमाने वाली बात है कि आप कंटेक्चुअल मीनिंग समझ जाएं। अगर कोई मुश्किल पैराग्राफ आ गया तो आपकी तो दरवफात हो जाएगी। आप वो 20 मार्क्स का सवाल तो गया। तो वो क्या पे अभी काम करना है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेचर ऑफ पैराग्राफ्स क्या है जो प्रेसी में पूछे जाते हैं। अब मैं स्टूडेंट्स को अक्सर ये रिकमेंड करता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए आप 1980 से 2025 के जो पास्ट पेपर्स हैं इन्हीं को करें। इनसे ज्यादा साउंड गाइड प्रैक्टिस के लिए आप के लिए कोई हो नहीं सकती। और पेपर बी की यही 3 चीजें हैं जो किसी भी टीचर के पास पहुंचा करती हैं। कोई भी टीचर आपको आके ये नहीं कहता कि ये लें बेटा 15,000 मुझे दें और ये मैं 4,000 अल्फाज जो वोकैब के ना बेटा आपके माइंड में ट्रांसफर कर रहा हूँ यूएसबी से। वोकैब जो है वो उस पर आप नहीं काम करना है और ये कोई टीचर नहीं कर सकता। टीचर के सामने जो चीज आपकी जानी है दैट इज प्रेसी कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन। ये सिर्फ 3 चीजें, जहां से भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या सीखेंगे टीचर के पास ये 3 चीजें जानी है। अदरवाइज फिर आपको कोई टीचर इस तरह एंगेज कर लेगा आपको, वो 5-6 महीने लगवाए ग्रामर पे, वो फिर आपको बाकी चीजें करवा सकता है। और बेसिकली जवाब कोई नहीं बनता सीएसएस के बच्चे का कि वो टेंसेज या इडियम्स पेयर ऑफ वर्ड्स किसी टीचर से कर रहा हो। तो पास्ट पेपर्स आर ए वेरी साउंड गाइड। उसमें पास्ट पेपर्स में किस किस्म के पैराग्राफ्स पूछे गए हैं और यही 3-4 किस्म के पैराग्राफ्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं। एंड यू शुड बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ पैराग्राफ्स। उसमें एक कैटेगरी तो वो है जैसे रिसेंटली मेरे ख्याल से 2025 की अटेम्प्ट में पैराग्राफ आया है और उसने धुआं निकाला है स्टूडेंट्स का। अब वो पैराग्राफ था क्या? वो पैराग्राफ लेंथी बहुत था। एक किस्म के पैराग्राफ वो हैं जो बहुत लंबे होंगे, you would be lost into that paragraph. There would be so much details that you won't be able to understand that what are irrelevant details and what are the actually relevant details which can be called ideas or important lessons or of that paragraph or message or gist of that paragraph. तो आइडिया को, इंपॉर्टेंट चीज को लेस इंपॉर्टेंट चीज से या इररेलेवेंट चीज से सेपरेट करना ही मुश्किल हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर द अजान। पहली टाइप, बहुत लंबे पैराग्राफ। इन पैराग्राफ्स में सबसे पहले आपका यहां से सलामत रहना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकली स्टेबल रहना बहुत जरूरी है यार। एक एक पूरे पेज का पैराग्राफ आ गया है। एक बात तो साफ है कि अगर आपसे कुछ स्किप हो भी गया तो इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोगों से स्किप हो जाएगा कोई 1-2 बातें। देर वोंट बी एनी स्टूडेंट के जो कि 100% उस पैराग्राफ का सारा मैसेज निकाल के प्रेसी की शक्ल में एग्जामिनर को दे दे। तो ऐसी ऐसे पैराग्राफ्स में यू नीड टू स्टे स्ट्रांग, यू नीड टू स्टे कॉन्फिडेंट। और आपने ये कोशिश करनी है कि कोई बात नहीं, जो हमारा मतलब जो सबसे बड़ी आपकी एफर्ट होगी वो स्टिल ये होगी कि यार यहाँ पे भी बहुत सारी बातें इररेलेवेंट है। जब कोई स्टूडेंट इररेलेवेंट मतलब जितना इंपॉर्टेंट आइडिया को समझना है उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि इररेलेवेंट क्या है, कौन सी चीजें हैं जो कोट नहीं की जानी, वो होती हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज इररेलेवेंट। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जी ग्रीस में बहुत सारे फिलोसफर्स थे जो कि बहुत सारे आइडियलिस्ट थे। आइडियलिस्ट फिलोसफर्स बेसिकली कहते ये थे कि मतलब ये दुनिया जो है वो रियलिटी की बात नहीं करते थे, वो मतलब एक आइडियल वर्ल्ड की बात करते थे कि वो रियल वर्ल्ड है। मिसाल के तौर पे ये डिटेल्स दी हुई हैं। अब इसमें उसने कुछ जो 4-5 नाम गिनवाए वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट क्या है? इररेलेवेंट डिटेल्स को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रेलेवेंट डिटेल्स को समझना है। और इररेलेवेंट डिटेल्स की मैं बात कर रहा था कि मैं कह रहा हूं कि साइंस ने दुनिया को बहुत तरक्की दी है। उसमें मैं कहता हूँ कि जी कंप्यूटर भी इजाद हुआ है, एआई भी आ गई है, फलां चीज़ भी आ गई है, इसने जी फलां डिवाइस इजाद की है, फलां एरोप्लेन बनाया है, फलां फलां चीज़ बनी है। मैं को 5-6 इन्वेंशंस की बात कर देता हूँ। अब जो ये 5-6 चीजें हैं, ये असल में एक्सप्लेनेशन है उस आइडिया की कि साइंस ने बहुत सारी इन्वेंशन से इंसान की जिंदगी को आसान बना दिया है। ये सारी वो एग्जांपल्स थी जो हमें बता रही हैं कि वो जिंदगी आसान हुई है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, बजाय उन सारी चीजों के स्पेसिफिकली नाम लिखने के। एग्जाम्पल एग्जाम्पल और आइडिया दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। एग्जाम्पल्स हमेशा उस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए दी जाती हैं। तो मैं भी यही कहूंगा कि मतलब great many inventions, a lot of inventions, a series of inventions उन्होंने इंसान की जिंदगी में इमेंस ईज एंड कंफर्ट वो लेके आई हैं। ये मेरी प्रेसी है। यानी मैंने जो प्रेसी में लिखना है वो ये लिखना है, आइडिया मैं यूं कैप्चर करूंगा। तो इररेलेवेंट डिटेल्स अब आप जब खत्म करेंगे और स्टिल एक कोशिश करेंगे कि काम की बातें क्या हैं, जो एग्जामिनर का मैसेज है वो क्या है, वो अगर आप लोग समझ जाएंगे तो चाहे फिर 2 पेजेस का पैरा है। अब उसमें कोई आपसे इंपॉर्टेंट आइडिया स्किप हो भी जाता है तो खैर है। तो बड़ा पैराग्राफ जहाँ पे बहुत कुछ स्कैटर्ड है, उसमें आप अगर थोड़ा सा खुद पे काबू रखें, ये ढूंढने की कोशिश करें व्हाट आर इंपॉर्टेंट आइडियाज, व्हाट आर इररेलेवेंट डिटेल्स, तो ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ कम हो जाएगी। एंड वेन एवर यू राइट ऑल इंपॉर्टेंट आइडियाज, तो ऑटोमेटिकली 1/3 बनेगा। ये आजमा के देख लें, ये ऑटोमेटिक रिजल्ट होगा कि पैराग्राफ का जो साइज है वो 1/3 होगा। दूसरी टाइप के पैराग्राफ्स, दूसरी टाइप्स के पैराग्राफ्स वो होंगे जिनकी लैंग्वेज शदीद मुश्किल होगी। पैराग्राफ छोटा सा होगा लेकिन कह लें कि यही समझ नहीं आ पा रहे होंगे कि मतलब क्या है इस पैरा में, बात क्या हुई है, कुछ चंद वोकैब के वर्ड समझ आ रहे होंगे। ऑन दी होल आपको सेंटेंस पूरा बनेगा तो समझ नहीं आएगी। इतने मुश्किल समटाइम्स को पैराग्राफ्स आ जाते हैं। उसका हल पेपर में बैठ के कोई नहीं है। पेपर में बैठ के तो फिर कोशिश ही है, वो जाहिर है हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो लिखाएगा। उसका हल यही है कि अभी जितना वो कैब पे काम करें वो उतना पेपर में आपके लिए आसान होगा। तो दूसरी टाइप के पैराग्राफ्स वो हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, पेपर में बैठ के बेसिकली उनका कोई हल नहीं है। वो अभी है, और ये मैं आपको लाजमी तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग डरें, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो है ना वो जहन में ये बात बैठे। तभी अभी वो कैब पे काम हो सकता है और ये सिचुएशन, इस सिचुएशन से बचा जा सकता है। फिर लास्ट टाइप के पैराग्राफ्स वो हैं जो हैं जिनमें गैर जरूरी डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं। बेसिकली पैराग्राफ लंबा नहीं है, पैराग्राफ का साइज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पैराग्राफ का साइज नॉर्मल है। और उसमें जो काम की बातें हुई हैं वो टोटल इंपॉर्टेंट आइडियाज ही कोई 4-5 हैं, 6 कह लें, 4-5 इंपॉर्टेंट बातें, बाकी सारी इररेलेवेंट डिटेल्स हैं। ऐसे पैराग्राफ में मुश्किल ना लैंग्वेज होती है ना डिफिकल्ट उसका ओवरऑल साइज होता है। ऐसे पैराग्राफ में सिर्फ इंपॉर्टेंट बात को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब आप कुछ गैर जरूरी डिटेल्स फिर लिख जाते हैं पैराग्राफ में। तो एक टाइप ऑफ पैराग्राफ्स वो है जिसमें बहुत सारी फजूल बातें होंगी, काम की बातें चंद एक होंगी। फिर ये पैराग्राफ्स आपसे केयर मांगते हैं, आपसे बहुत फोकस मांगते हैं, बड़ी मेटिकुलस अप्रोच मांगते हैं, बड़ा कह लें कि बड़ा क्लोज एग्जामिनेशन मांगते हैं कि इनमें आप ये जांच सकें कि कौन सी बातें अहम हैं, कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। वो मुश्किल नहीं होंगे ना, उनका साइज बड़ा होगा, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ हो रही है, 6 लाइन बाद दूसरी हो रही होगी। एक कैटेगरी है। फिर एक कैटेगरी वो है जो कह लें कि जबान का एक बेहतरीन नमूना होते हैं, एंड दे आर मास्टर पीसेस ऑफ लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज का एक इंतहाई हसीन नमूना होते हैं वो पैराग्राफ्स। वो हैं रसल या विल्डरैंट या फिर कोई और अच्छा राइटर जो वाकई अदीब लोग थे। वो 1984 से आ जाए, जैसे वो 1984 बुक है उसमें से आ जाए, मैक्सिमम कोई रशियन लिटरेचर में से आ जाए, मदर है नॉवल वहां से आ जाए, कोई चार्ल्स डिकन के किसी बुक का कोई पैराग्राफ आ जाए। इन पैराग्राफ्स में इशू स्टूडेंट के लिए ये होता है कि इनकी हर बात इतनी खूबसूरत लगती है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि कौन सी बात कम अहम है, कौन सी बात ज्यादा अहम है। इन दी एंड ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस ये चीज सिखाएगी कि कौन सी बात अहम है, कौन सी चीज एक्सट्रैक्ट करनी है पैराग्राफ में से। ये थी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। अब इन टाइप्स के पैराग्राफ्स आपको कंप्रिहेंसिवली मिलते ही पास पेपर्स से हैं, तो सबसे पहले आपने पास पेपर्स से ही करने हैं पैराग्राफ्स।
उसके बाद फिर अगर कोई प्रैक्टिस करनी है तो जो मर्जी आप सोर्स अडॉप्ट करें। फिर है राइट टाइम एंड स्टेप वाइज हैंडलिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ लोग प्रेसी शुरू में करते हैं इस चक्कर में कि अगर ये ज्यादा भी टाइम ले जाए, हमारा घंटे से ज्यादा टाइम ले जाए, तो स्टिल बाकी टाइम में बाकी पेपर मैनेज हो सके। अब किसी को इडियम्स या पेयर ऑफ वर्ड्स या करेक्शन आती है तो वो तो फौरन हो जाते हैं, वो कितना टाइम लगता है, नहीं आती तो सोचना पड़ता है। तो ये एक मुनासिब अप्रोच हो सकती है कि कुछ लोग प्रेसी पहले नंबर पे करते हैं, कुछ लोग प्रेसी एंड पे करते हैं। ये इंतहाई बुरी अप्रोच है और ऐसा कभी भी नहीं करना कि प्रेसी को पेपर के आखिर के लिए रखें आप। प्रेसी को आखिर के लिए कभी भी नहीं छोड़ना। ऐसा हो सकता है कि एंड पे आप प्रेशर ले जाएं, एंड पे आपके पास टाइम कम बचे, एंड पे कोई भी इशू हो जाए, तो प्रेसी का जो राइट जो टाइम है करने का, या तो उसे सबसे पहले नंबर पे करें या हद दूसरे तीसरे पे कर लें। इससे ज्यादा प्रेसी को लटकाना नहीं है। फिर जो ये एक कॉन्सेप्ट है कि प्रेसी के पेपर में अगर किसी की प्रेसी पहले नंबर पे उसने कर दी और वो गलत होगी तो एग्जामिनर आगे पेपर चेक ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर पेपर जरूर चेक करता है। और ये भी आप लोग जहन में बिठा लें कि पेपर बी में मैंने पहले भी कहा था कि सारे क्वेश्चन के टोटल मार्क्स आपके 40 नहीं बन पाते। वो क्या बहुत बुरी गई, पेयर ऑफ वर्ड्स बहुत बुरे गए, साथ में फिर प्रेसी और कंप्रीहेंशन में भी अल्लाह हाफिज है, तो वो 40 नंबर टोटल नहीं आपको मिलेंगे। फॉर 40 मार्क्स 40 लेने के लिए आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे करने हैं। ऐसी अलबत्ता कोई बात नहीं कि प्रेस एग्जामिनर को बुरी लगी है तो वो अगला पेपर चेक ही नहीं करेगा। राइट टाइम इसका यही है, पहला दूसरा तीसरा हद है, इससे आगे इसको लटकाना नहीं है। वन थर्ड रूल प्रेसी राइटिंग का जो है वो इस वजह से ही रखा गया है कि जब आप इरेलेवेंट डिटेल्स खत्म करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द प्रेसी पे बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वन थर्ड ही ऑलमोस्ट उसका साइज बनता है। लेकिन वन थर्ड से अगर आपके 20 लफ्ज ज्यादा हैं या कम है, 20 वर्ड्स मोर और लेस, दे आर टोटली एक्सेप्टेबल। ये कतन जरूरी नहीं है कि आप उधर एग्जामिनर को बच्चों की तरह पहले लिखाएं, लिख के दिखाएं कि टोटल वर्ड्स इतने हैं, फिर उसको 3 से अपने दिमाग में तकसीम करें और जितने बन रहे हैं उससे कोई 2 लफ्ज ऊपर या नीचे लिख। पागल एग्जामिनर, उधर 3 से डिवाइड करके कैलकुलेशन लगा के उधर एग्जामिनर को धोखा दे रहे होते हैं। अपने जो वन थर्ड आपने बनाया होता है उसमें कोई 1-2 लफ्ज ऊपर नीचे करके एग्जामिनर को दिखा रहे होते हैं कि यार इतना परफेक्ट मैंने आपको प्रेसी बना के दे दी कि देख लें 1 या 2 लफ्ज नीचे हैं। वो पागल है। एग्जामिनर कभी भी आपके वर्ड्स काउंट नहीं करता। और जो ये मतलब ड्रामेबाजी उधर लगा के आते हैं, या जो अल्लाह माफ करे मैं मेरी ये गुस्ताखी, जो असातिज़ा इकराम मोहतरम उस्ताद जो बच्चों को जो बता रहे होते हैं कि उधर ये काम करके आना है, वो भी बच्चे का जो है ना वो 1-2 मिनट फजूल में ज़ाया करवा रहे होते हैं। एग्जामिनर के पास हमेशा आपकी लैंग्वेज उसको बता देती है कि आप कितने पानी में हैं। आप कितना अच्छा आइडिया एक्सट्रैक्ट करके एग्जामिनर को दिखा रहे हैं वो चीज़ उसको बता देती है। फिर आपके ख्याल में कोई जितनी भी बड़ी प्रेसी हो, आपको लगता है कि एक पेज से ज्यादा किसी की प्रेसी जाती होगी, या कोई हाफ पेज से कम किसी की होती होगी? तो हाफ पेज से, जैसे नॉर्मली एक पैराग्राफ का साइज होता है, हाफ पेज या हाफ से थोड़ी ज्यादा या एक पेज से कम, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एक्चुअल पैराग्राफ, यही वो लेंथ है जिसमें यूजली एक प्रेसी फॉल कर रही होती है। और एग्जामिनर को हमेशा बड़े परफेक्ट आइडिया होता है कि जी इसका पैराग्राफ ऑलमोस्ट इतना ही बनना है। अगर किसी की छोटी हैंड राइटिंग है तो उसकी कुछ 4 लाइन छोड़ कम नजर आएंगी मुझे शीट पे, कोई बड़ा लिख रहा है तो वो थोड़ा सा उसको वो ज्यादा नजर आ रहा होगा। इसमें ट्रिक एक ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा प्रेसी के पेपर में, प्रेसी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना फॉन्ट साइज जरूर कम कर लें, फॉन्ट साइज छोटा कर लें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई धोखा एग्जामिनर को देना भी है तो वो ये उसको आप करें कि थोड़ा सा छोटा लिख लें। अगर मतलब एग्जामिनर को किसी भी तरह ये फीलिंग ना है कि आपने एक बड़ा पैरा लिखा है जो वन थर्ड से ज्यादा, बस इतनी सी बात है। वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, काउंट जरूर करें, और वो काउंट आप करेंगे अपने अपने अपनी कंजम्पशन के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए काउंट करेंगे कि आपने जो रफ ड्राफ्ट बनाया होगा उसमें काउंट करेंगे और देखेंगे कि कितना एक डिफरेंस है। अब 15 से 20 वर्ड्स ऊपर या नीचे होने का मतलब ये है कि आपके टोटल रिक्वायरमेंट से 2 से 3 लाइंस ऊपर या नीचे हैं। जनरली बच्चे 6 से 7 वर्ड्स लिखते हैं एक लाइन में, तो 2 लाइन में कितने वर्ड्स आ गए? 14-15। 3 में कितने आ गए? 20 से भी ऊपर। तो 3 लाइंस अगर किसी स्टूडेंट की प्रेसी के पैराग्राफ में किसी दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा है, कितना एक फर्क पड़ जाएगा? अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत बेहतरीन प्रेसी है और अब इसको शॉर्ट करना पैराग्राफ को बिगाड़ने वाली बात है और सिर्फ कोई 10-15 वर्ड्स का फर्क आ रहा है, ओके, उसको छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रेसी वन थर्ड से कोई 10-15 वर्ड्स थोड़े बन रहे हैं, वन थर्ड फॉर एग्जाम्पल बन रहे थे 100 वर्ड्स, आपके बन रहे हैं 80 या 85 वर्ड्स, छोड़ दें उधर। कोशिश कर लें, देख लें कि कुछ ऐड हो सकता है या नहीं। लेकिन ये ध्यान में रहे कि फिर आप वर्ड्स बढ़ाने की खातिर उसमें इररिलेवेंट डिटेल्स ना घुसेड़ दें। और ये हमेशा होता है कि कुछ पैराग्राफ्स बाय नेचर ऐसे होते हैं कि उनमें एग्जांपल्स और इररिलेवेंट डिटेल्स इतनी होती हैं कि अगर आप उसके आइडियाज को पैराग्राफ में लिखें तो वो ऑटोमेटिकली वन थर्ड से थोड़ा सा छोटा बनेगा।
अब उसमें वन इसकी एक एग्जांपल है, चेरोकी विलेज, एक वो 2016 में प्रेसी आई थी। बेशक आप वो पढ़ के देख लें। थोड़ा सा आप मतलब आप वन थर्ड बनाने के लिए वन थर्ड से कुछ 10-15 वर्ड्स पढ़ रहे होंगे छोटे, आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। इस वजह से ऐसे पैराग्राफ में थोड़ी सी एहतियात करनी है कि वन थर्ड से कुछ 10-15 लफ्ज ऊपर नीचे हो तो कोई मसला नहीं है। वो आपके पैराग्राफ के ओवरऑल साइज से अंदाजा लगाते हैं, और असल में आपकी लैंग्वेज क्या है वो इस बात से अंदाजा लगाता है कि कितना आपने इस क्वेश्चन को ठीक या गलत किया। टाइटल राइटिंग। टाइटल के 5 मार्क्स होते हैं बेसिकली, और 5 मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें कोशिश करें कि एक तो टाइटल का रूल ये है कि कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा। पहला वर्ड हर जो पहला जो लेटर है वो हर वर्ड का कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल मेरा टाइटल है कि द स्टोरी ऑफ अ किंग, तो द का टी बड़ा होगा, स्टोरी का एस बड़ा होगा, के किंग का के बड़ा होगा, और कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगेंगे। एक तो ये है टाइटल लिखना, मतलब स्टाइल टाइटल के लिखने का ये है। शुरू में लिखें फिर कोई मसला नहीं है, एंड में लिखें फिर भी कोई मसला नहीं है, एंड पे लिख लें तो बेहतर है, सोचने का टाइम मिलेगा। और लिखना भी एंड पे चाहिए, पहले तो प्रेस ही करें और फिर एंड पे टाइटल लिखें। कुछ लोग शुरू में भी लिखते हैं, एंड में लिखना बेहतर है टाइटल। टाइटल में ये कोशिश कतन नहीं करनी कि आप पूरे पैराग्राफ को पकड़ के उसका एक बनाया इस तरह, एक उसको एक बॉल बनाया और उसको फिर खींच के 3 वर्ड्स बना के टाइटल बना दें। कतन ये कोशिश नहीं करनी। टाइटल एक बड़ी खूबसूरत ओपनिंग हो सकती है किसी भी डिस्कशन की। बर्ट्रैंड रसल का एक पैराग्राफ आता है, वो उसमें बताता है कि जी अथॉरिटी, अगर अगर एक टीचर, या वो बताता है कि एजुकेशन के फ्लॉज क्या हैं, या अच्छी एजुकेशन क्या है, या मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है। उसमें वो एजुकेशन के 50 फायदे गिनवाता है। स्टूडेंट समटाइम्स, मतलब टाइटल इतना कम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट को, वो कोशिश करता है कि किसी तरह मैं पूरे पैराग्राफ का मैसेज उठा के टाइटल में घुसेड़ दूं। बड़ा सादा सा टाइटल भी हो सकता है, अपने आप को इस मुश्किल से जरूर निकालें। कोशिश अलबत्ता ये होनी चाहिए कि वो अच्छे तरीके से उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा हो। इसकी बेहतरीन एग्जांपल तो मैं आपको यही दे सकता हूँ, जो पास्ट पेपर्स में, सॉरी ये न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स जो होते हैं उनके टाइटल्स, इससे ज़्यादा खूबसूरत नमूना नहीं है। डॉन के खास तौर पे, डॉन के आप देखें वहाँ पे आर्टिकल्स जो हैं, एडिटोरियल्स जो हैं, उनके बड़े अच्छे टाइटल होते हैं। आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा उस पर कि यार ये कौन सा टाइटल है, टाइटल से तो पता ही नहीं चल रहा कि आगे लिखा हुआ क्या है। टाइटल एक ओपनिंग है किसी भी डिस्कशन की। बहुत अच्छी बात है अगर वो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो टकरे मारने की जरूरत नहीं, इतना लंबा टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ 4-5-6 वर्ड्स मैक्सिमम, मैक्सिमम 6 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। 5 वर्ड्स में कोशिश करें, वो भी लंबा है। 3 से 4 वर्ड्स, ये है टाइटल आपका। जैसे मिसाल के तौर पे यही रसल की बुक का नाम है कन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, या वो जो युval हरारी की बुक है सेपियंस, एक लफ्ज का टाइटल है। तो अबाउट हैप्पीनेस, अबाउट ह्यूमंस, ऑफ ह्यूमंस, यानी इंसानों के बारे में, इंसानों का तज़किरा, ऑफ ह्यूमंस, ऑफ हैप्पीनेस। इतना शॉर्ट टाइटल भी हो सकता है। तो टाइटल इज जस्ट एन ओपनिंग। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप ये कोशिश ना करें कि आप पैराग्राफ, हाँ, बेहतरीन टाइटल फिर उठाने का तरीका क्या है। जनरली ये देखा गया है कि किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग लाइंस में या एंडिंग लाइंस में आपको बना बनाया टाइटल मिल जाएगा, और ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें। किसी भी पैराग्राफ में बना बनाया टाइटल आपको मिलेगा, स्टार्ट में या एंड में। तो ये एक ट्रिक है कि अगर आपको बना बनाया टाइटल चाहिए, आपसे ज़्यादा मुशक्कत नहीं होती, पैराग्राफ के स्टार्ट या एंड में आपको कहीं ना कोई अच्छा आइडिया जरूर मिल जाएगा टाइटल को लेके। फिर एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि टेंस कौन सा राइट है पैराग्राफ में। तो ये बहुत ही आसान बात है कि जिस टेंस में जो है वो प्रेसी है, उसी टेंस में आपकी पैराग्राफ है, उसी टेंस में आपकी प्रेसी होनी चाहिए। अगर एक बंदा पास्ट में कहीं गया था, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जाएगा अपने पैराग्राफ में। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ बयान हो रही है, वो कह रहा है कि मतलब ईमानदारी जो है वो इंसान को नफा बख्शती है, तो आपकी प्रेसी में ये नहीं हो सकता कि ईमानदारी इंसान को नफा बख्शती थी। जिस टाइटल में, सीधी सी बात है, जिस टेंस में पैराग्राफ है एक्चुअल, उसी टेंस में आपकी प्रेसी होगी। मुझे नहीं पता कि वो कौन से टीचर्स हैं जो स्टूडेंट को इस बारे में कंफ्यूज करते हैं, और वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ये टीचर से एक्चुअली क्वेश्चन पूछते हैं। मुझसे पिछले सेशंस में कोई 10 बच्चों ने ये सवाल पूछ लिया होगा कि सर टाइटल कौन सा होता है पैराग्राफ का। तो टाइटल जो है वो सॉरी टेंस जो है वो वही है जिसमें एक्चुअल पैराग्राफ है। मेरी तरफ से जो क्वेश्चंस थे, मेन मेन जो चीजें थी जिन पे डिस्कशन हो सकती थी वो यही थी। एक लास्ट चीज, वो है लैंग्वेज ऑफ योर प्रेसी। अच्छी प्रेसी कभी भी वो नहीं होती जो जरूरी तौर पे इंतहाई ज्यादा आसान अल्फाज में लिखी हुई। समटाइम्स अगर किसी एक्चुअल पैराग्राफ में लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है,
और आपने लैंग्वेज इंतहाई आसान कर दिया है। तो आपने एक जो टोन, जो एक ओवरऑल खूबसूरती थी पैराग्राफ की, जो इम्पैक्ट था एक्चुअल पैराग्राफ का, बहुत सी जगह पे अगर कोई राइटर कोई अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो वो कोई रीजन होती है जिस वजह से इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ये पास पेपर्स में 1980s के आसपास, 80 है या 81 है या 82 है, वहां पे एक पैराग्राफ है रूरल डेवलपमेंट का। वो ये कहता है कि कोई भी अगर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है ना, तो रूरल डेवलपमेंट उसके लिए वो लफ्ज बड़ा मजबूत इस्तेमाल करता है। उसका मतलब यह है कि किसी भी गांव की तरक्की ओवरऑल तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करती है, ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस। आप अगर उसको खाली लिख रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, तो वो पागल था जिसने सेंट्रल इंपॉर्टेंस लिखा है या क्रूशियल इंपॉर्टेंस लिखा है। तो जितना फोकस, जितना एम्फोसिस एग्जामिनर ने अपनी लैंग्वेज में कहीं पे डाला है, उस एम्फोसिस को, उस फोकस को, उस वोकैब को आप थोड़ा बहुत प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे अपनी लैंग्वेज में। ये नहीं कि सेम टू सेम अल्फाज लैंग्वेज अपनी, बट कोशिश करना है कि कितना एम्फोसिस कहीं पे या किस अंदाज में बात हुई है, वो अंदाज आपने भी कॉपी रखने की कोशिश करनी है। अदरवाइज पैरा बहुत खराब लगेगा, अक्सर पैरा का हुस्न आप बर्बाद कर देंगे। ये वो एरियाज थे जिन पे बात हो सकती थी। अब नई मीटिंग स्टार्ट होगी कुछ देर में। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर हम उन पे बात कर लेंगे।